हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामना। लेकिन दोस्तों, कल हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन भी कम ऐतिहासिक नहीं है। भारत के आज़ादी के नाम पर दो टुकड़े कर दिए गए थे। भारत आज़ादी आई, भारत के दोनों बाजू काट गई और भारत माता के दिल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट गई। जी हाँ दोस्तों, यही वो मनुष्य दिन था जिस दिन भारत के टुकड़े हुए थे और भारत की दोनों भुजाएं काट करके पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज एक बांग्लादेश कहा जाता है और दूसरा पाकिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन पाकिस्तान के आज़ाद होने के कारण से वहाँ आज स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है और ठीक एक दिन बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो कल हम स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये दोस्तों आधी अधूरी आज़ादी जो हमें मिली, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो आरंभ हुआ आज़ादी का आंदोलन, हालांकि उसको कुचल दिया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन अलग उसी समय जगह दी थी, जिसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे लोगों ने शुरुआत की थी। और फिर 100 साल बाद में आखिरकार आज़ादी मिली। उस दौरान असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, इधर आंदोलन चलने लगे। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने एक मोर्चा संभाल रखा था, तो गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के असहयोग आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हो रहे थे। देश के कर्णधारों ने अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर के और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, गोलियों के सामने भी नहीं डरे, सीने पर गोलियां खाई और अंततोगत्वा अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने लग गए। तब अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि जाते जाते इस देश को टुकड़ों में करके जाएं ताकि ये महाशक्ति के रूप में उभरे नहीं। उनको पता था कि इस भारत भूमि में, इस भारत की धरा में बहुत ताकत है। यदि इसको अखंड भारत दे दिया तो ये निश्चित तौर पे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक व्यक्ति को उनको तलाश थी जिसको किसी न किसी रूप में तैयार करके और देश के टुकड़े करवाए जाएँ। दोस्तों, उनको वो व्यक्ति मिल भी गया और उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कुछ वर्षों पूर्व तक वो सामान्य वकील था, एक सामान्य इंसान था और फिर बाद में गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा और विलासी जीवन जीने वाला था। पूरी तरह से अंग्रेजी जिंदगी जीता था, खूब सिगरेट पीता था, पैंट सूट पहनता था, कभी दाढ़ी रखता नहीं था, कभी नमाज पढ़ी नहीं और शायद कभी मस्जिद में भी नहीं गया। वो ऐसा व्यक्ति था। उसको तैयार किया और उसके मन में एक महत्वाकांक्षा का कीड़ा पैदा किया गया, जो मुस्लिम लीग का वो नेता भी था। और फिर वो तैयार हो गया और आखिरकार उसने मांग कर दी कि हमें मुसलमानों को अलग से राष्ट्र दिया जाए और अंग्रेज यही चाहते थे। आखिरकार बात को मान लिया गया और ब्रिटिश संसद के अंदर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पेश किया और जैसे ही संसद में ये पेश किया गया, उसको स्वीकृत कर लिया गया और 14 दिन तक उसकी बहस भी चली। आखिरकार 18 जुलाई 1947 को एक्ट स्वीकार कर लिया गया, जिसमें विधान था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। इधर आज़ादी की तैयारियां जोरों पर थी, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के नाम तय होने के साथ ही ढेर सारी समितियां सक्रिय होकर राजपाट संभालने की जुगत में लग चुकी थी। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था, मांग तो ये होनी चाहिए थी कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जो भारत लिया था वो अखंड भारत ही हमको दें। वैसे भी प्राकृतिक नियम है, जैसा दिया है वैसा लो और जैसा लिया है वैसा दो, लेकिन ये नहीं हो पाया और आनंद फानंद में ये स्वीकृति हो गई। और फिर ये जो कार्य बहुत कठिन काम था कि देश का कैसे बंटवारा किया जाए, तो उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन ने ये जो कार्य था वो दिया था रेडक्लिफ को, और रेडक्लिफ को ये दायित्व दिया था कि वो भारत और पाकिस्तान के नक्शे में बंटवारा करे कि आप कहाँ से कैसे किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा। उसने ये कार्य किया और ये कार्य करने के बाद में उसने 13 अगस्त 1947 को भारत की रेखा खींच करके विभाजन की नक्शा बना करके और लॉर्ड माउंटबेटन को सुपुर्द की। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको गौर से देखा, देखने के बाद में एक संदूक में उसको रख दिया, हरे रंग की संदूक में, और सभी को कहा कि ये मेरी अनुमति के बगैर इसको कोई नहीं खोलेगा। अब उसी दिन रेडक्लिफ हवाई जहाज पकड़ करके शाम की फ़्लाइट से सीधा लंदन पहुंच गया। वो जानता था कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसने देश के साथ में न्याय नहीं किया है। पाकिस्तान को वो बड़े शहर दे दिए जो नहीं देने चाहिए थे, लाहौर और ढाका, जो उस समय भारत के जाने माने शहर थे बड़े, और वे दे दिए गए थे। और दूसरी बात, जनसंख्या अनुपात के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन भूभाग ज़्यादा दिया गया और अनुपात बहुत कम था। तो उसको पता था कि वहाँ दंगे होंगे। ये जैसे ही खबर लीक हुई
तो निश्चित तौर पे दोनों ही शहरों में बहुत दंगे फसाद होने लगे। एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे, दूसरी तरफ खून से लदी हुई, लाशों से भरी हुई ट्रेनें इधर से आ रही थी, कत्ले आम हो रहा था, और ये सब देख करके और लोगों की हालत ख़राब हो रही थी। उधर पंजाब का खूबसूरत शहर लाहौर बेबसी के आंसू रो रहा था। पंजाब से जान बचाकर आए शरणार्थियों की दिल्ली में 120 किलोमीटर दूर बने एक शिविर में रखा जा रहा था। गांधी जी वहां पर पहुंचे तो रोते बिलखते गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया। कईयों के घाव से अब भी लहू रीस रहा था। कईयों ने अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया, अपने ही सामने अपनों की निर्मम हत्या होते हुए देखा। विभत्स दृश्य का वर्णन करते हुए परिवार सुध बुध खो बैठे थे और इस स्थिति को संभालना भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में पहली बार रियासतों के प्रमुखों की बैठक बुलाई, जिसमें 75 राजे, महाराजा और नवाबों ने भाग लिया और अथवा उनके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हुए। बैठक में त्रावणकोर के दीवान ने कह दिया कि उनके पास बंदरगाह और यूरेनियम के भंडार है, वे किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। हैदराबाद के निज़ाम ने भी जिद पकड़ रखी थी कि वो भी आज़ाद ही रहेंगे। इसी प्रकार जूनागढ़ का जो नवाब था उसने भी यही तय कर रखा था कि हम भी स्वतंत्र रूप से अलग ही रहेंगे। इधर कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने भी अपने यहाँ पर अलग से प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था और उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से रहने के लिए हामी भर ली गई थी। तो दोस्तों, ये विषम परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी। ऐसे में पूरे देश को एक सूत्र में बांधना बहुत कठिन काम था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस कमान को हाथ में लिया और जहां तक संभव हुआ समझा बुझा करके एक राष्ट्र के रूप में अखंड भारत को रखने की कोशिश की। हालांकि उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। अली जिन्ना 9 अगस्त को जब दिल्ली से रवाना हुआ, 9 अगस्त के दिन जब दिल्ली से वायसराय के विशेष डकोटा विमान से कराची के लिए रवाना हो रहा था, तो एयरपोर्ट पर उसको छोड़ने के लिए कोई नहीं गया। और दोपहर 1 बजे जब यह विमान कराची के मौरपुरी हवाई अड्डे पर उतरा तो वहाँ पर भी जिन्ना के स्वागत करने के लिए गिने चुने कार्यकर्ता ही थे। बेदम से उनके नारे और जिन्ना के चेहरे की उदासी साफ बता रही थी कि क्या खो करके और आया है। वहाँ पर 9 अगस्त को जोगिंद्रनाथ मंडल की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसमें उसको अध्यक्ष चुन लिया गया। अपने पहले ही उद्बोधन में उसने कहा कि हिंदुस्तान के बंटवारे के अलावा और कोई विकल्प था नहीं, लेकिन जो उसने ये झूठ बोला, वो चाहता तो बंटवारा रोक सकता था। उसका भारत के बंटवारे का मुख्य कारण एक ही था और वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जो अंग्रेजों का पिट्ठुलू बन बैठा था, जिसकी महत्वाकांक्षा को लाख समझाने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और दोस्तों, आखिरकार 11 अगस्त को पाकिस्तान का उसको प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। इधर भारत में त्रासदी होने लगी थी, ज़बरदस्त खून खराबा हुआ था, कत्ले आम हो रही थी, ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थी और बहुत ही विकट और भयावह दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। ऐसे में जो आज़ादी मिली वो हमको आधी अधूरी थी। तो दोस्तों, 14 अगस्त का दिन हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी याद रखना चाहिए ताकि आगे जाकर के कभी हम पुनः अखंड भारत का निर्माण कर सकें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको भारत की आज़ादी के बारे में बताया जाएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।